नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम जैव किण्वक परिचय एवं इसकी उपयोगिता के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जैव किण्वक किण्वक यानी इस प्रकार के पात्र जिनके अंतर्गत किण्वन की प्रक्रिया संपन्न करवाई जाती है। हम सभी जानते हैं कि किण्वन जो एक महत्वपूर्ण अति उपयोगी प्रक्रिया है, जिसमें अनोक्सीय अवस्था में सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न एंजाइम कार्बोहाइड्रेट्स को अल्कोहल में परिवर्तित कर देते हैं। क्योंकि इस प्रक्रिया में वायुमंडलीय ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं किया जाता है, अतः हम इसे अवायु या अनोक्सी शोषण के समकक्ष मान लेते हैं। लेकिन किण्वन तथा अवायु शोषण में प्रमुख अंतर यह है कि किण्वन प्रक्रिया सजीव कोशिकाओं में संपन्न नहीं होती है, जबकि आजकल जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत वायु परिस्थिति में भी ऑक्सीजन का प्रयोग करते हुए किण्वन की क्रिया करवाना संभव है। किण्वन अर्थात फर्मेंटेशन क्रिया के उपयोग से आजकल व्यावसायिक स्तर पर एसीटोन, अल्कोहल और लैक्टिक एसिड आदि का औद्योगिक उत्पादन किया जा रहा है। किण्वन के लिए बड़े बड़े पात्र या टैंकों का उपयोग किया जाता है, जिनको हम फर्मेंटर कहते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम फर्मेंटर के रूप में बायोरिएक्टर का यूज में लेते हैं। जब किण्वन की प्रक्रिया सजीव कोशिकाओं की सहायता से संपन्न की जाती है तो हम इस प्रकार के पात्रों को बायोरिएक्टर कहते हैं। और जब किण्वन की प्रक्रिया एंजाइम के द्वारा संपन्न की जाती है तो हम इसको फर्मेंटर अथवा किण्वक कहते हैं। यहां पर आपको एक सामान्य फर्मेंटर दिखाया गया है, जो इसको हम बायोरिएक्टर कहते हैं। फर्मेंटर के अंदर अगर सजीव कोशिका का उपयोग होता है तो बायोरिएक्टर कह सकते हैं। लेकिन बायोरिएक्टर के अंदर अगर आप एंजाइमेटिक मेथड से किण्वन की प्रक्रिया संपन्न करते हो तो उसको अपन बायोरिएक्टर नहीं कह सकते, उसको हम फर्मेंटर कहेंगे। अब बायोरिएक्टर के अंतर्गत यानी एक उत्तम किण्वक के अंदर क्या विशेषताएं होनी चाहिए उसके बारे में हम देखते हैं कि एक उत्तम किण्वक के अंतर्गत ताप नियंत्रक की उपस्थिति बहुत आवश्यक है। जब भी बायोरिएक्टर का काम चालू करता है तब सूक्ष्म जैविक क्रियाओं तथा यांत्रिक क्रियाओं से बहुत ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसको हटाना बहुत आवश्यक है। इसके लिए बायोरिएक्टर की आंतरिक कुंडली या जल पात्र द्वारा जल परिसंचरण द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है अत्यधिक ऊष्मा की मात्रा को। फिर है वातन तथा विलोडन। इसका उद्देश्य सूक्ष्म जीवों के उपापचय के लिए आवश्यक वायु को प्रदान करना एवं विलोडन के द्वारा सभी सूक्ष्म जीव कोशिकाओं को पोषक माध्यम में एक समान डुबो कर रखना। इसके लिए विलोडक की आवश्यकता होती है ताकि सभी कोशिकाएं सही तरीके से विस्तृत रहे और सभी को बराबर मात्रा में पोषण मिलता रहे। फिर न्यूनतम ऊर्जा का व्यय। बायोरिएक्टर में कम से कम बिजली की खपत होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा उत्पाद की प्राप्ति होनी चाहिए, यह उसके अंतर्गत महत्वपूर्ण बात होती है। फिर पीएच का मान। उपयोग में आने वाले सूक्ष्म जीवों के अनुरूप निर्धारित होना चाहिए। जो भी अपन सूक्ष्म जीव उस फर्मेंटेशन को करवाने के लिए यूज में लेते हैं, उनके खुद के ऑप्टिमम ग्रोथ के हिसाब से पीएच का मान है जो हमें रखना चाहिए। नमूना जांच सुविधा। बायोरिएक्टर में प्रयोग में आने वाले पदार्थ तथा उत्पाद के नमूना जांच तथा सैंपलिंग का भी उसके अंतर्गत प्रावधान होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये तमाम विशेषताएं एक उत्तम किण्वक के अंतर्गत होनी चाहिए, जिसके फलस्वरूप में उच्च गुणवत्ता वाला अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त हो सके। अब किण्वक के प्रकार, यानी ये बायोरिएक्टर कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है कि आकार के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। इसके अंदर है टेबुलर। टेबुलर जो होता है बायोरिएक्टर, इसकी प्रमुख हानि ये है कि इसमें उच्च ऊर्जा की खपत, सूक्ष्म जीवों का तीव्र विलोडन द्वारा अपघटन एवं उत्पादों द्वारा अभिकारकों का
इनहिबिशन हो जाता है। ये इसकी जो कुछ कमियां हैं। आकार के आधार पर दूसरे प्रकार का जो बायोरिएक्टर है वो है स्टीरिड टैंक। कार्य की आवश्यकता के आधार पर स्टीरिड टैंक भी कई प्रकार के, जैसे वायवीय, अवायवीय, ठोस अवस्था और निश्चलित कोशिकीय बायोरिएक्टर। इसके अलावा कुछ अन्य प्रकार की बायोरिएक्टर कैटेगरियां दी गई हैं जो कि उपयोगिता के आधार पर वर्णित की गई है। इसके अंतर्गत द्रव बेड बायोरिएक्टर, वायु युक्त बायोरिएक्टर, झिल्ली बायोरिएक्टर, पल्स कॉलम बायोरिएक्टर और फोटो बायोरिएक्टर आदि प्रमुख है। अब है किण्वक द्वारा द्वितीयक उपापचय का उत्पादन। द्वितीयक उपापचय के अंतर्गत हम यहां पर सबसे पहले महत्वपूर्ण औषधि एफेड्रिन के बारे में देखते हैं, जो कि एक एल्कोलॉइड्स है। यह एफेड्रिन मांसपेशियों में जकड़न दूर करने की औषधीय प्रकृति रखती है और इसमें बुखार, एलर्जी तथा दमा रोग के निदान में भी उपयोग किया जाता है। एफेड्रिन को एफिड्रा नामक जिम्नोस्पर्म पौधे से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा इस पौधे से जो अन्य एल्कोलॉइड्स प्राप्त होते हैं वो स्यूडोएफेड्रिन एवं टैक्सिन। इन विभिन्न प्रकार के एल्कोलॉइड्स जो कि एफिड्रा प्लांट से प्राप्त होते हैं, इनका बायोरिएक्टर के द्वारा उत्पादन किया जाता है और ये सब भी है जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। फिर है आपके शिकोनिन। शिकोनिन जो कि लिथोस्पर्मम इरिथ्रोराइजोन तथा लिथोस्पर्मम की एक अन्य जाति ऑफिसिलिन, ये दोनों लिथोस्पर्मम की जातियां जो बोराजिनेसी कुल के सदस्य हैं, इन पौधों की जड़ों से बैंगनी लाल रंग का एक उत्पाद मिलता है जिसको हम शिकोनिन कहते हैं। और इसके अंतर्गत एंटीबायोटिक, एंटी अल्सर, एंटी कैंसर, जलने, कटने और घाव लगने पर काम में आने का महत्वपूर्ण गुण पाया जाता है। यह एक प्रकार का स्टीरियो आइसोमर एल्केन है। शिकोनिन स्टीरियो आइसोमर एल्केन है जो कि खाद्य वर्णक की तरह यूरोपीय देशों में काम आता है। फिर है जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंतर्गत अन्य जो कैटेगरी है वो है डायोजेनिन। डायोजेनिन यह एक स्टीरॉयड सेपोनिन है जो कार्टिकोस्टीरॉइड्स व लिंग हार्मोन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डायोस्कोरिया स्पीसीज जो कि एक बीजपत्री पादप है से इस डायोजेनिन को प्राप्त किया जाता है। यह सेपोनिन डायोस्कोरिया प्लांट की जड़ों व कंदों में, रूट और ट्यूबर्स में बहुतायत में मिलता है। इसकी अत्यधिक खपत से इसके उत्तक संवर्धन रिसर्च को तीव्रता मिली है। इसमें चयनित क्लोन जिनमें अधिक उत्पादन हो सके उनको कोशिका संवर्धन द्वारा पात्र संवर्धन करवाते हैं। एमएस मीडियम में एडिनिन सल्फेट को प्रयुक्त कर इसके उत्पादन की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का जो उत्पादन होता है इसको किस प्रकार से ऑप्टिमम किया जाए,
सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के इष्टतम उत्पादन की विधि। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के इष्टतम उत्पादन की विधि के अंतर्गत द्वितीयक उपापचय के उत्पादन को बढ़ाने के मुख्य दो कारक है। पहला है विशिष्ट उपापचय का संश्लेषण, एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक कोई मेटाबोलाइट्स है उसका संश्लेषण को बढ़ाना, साथ साथ उस उत्पादन की मात्रा को अधिकतम बढ़ा करना। ये दो मुख्य कारक रहते हैं ऑप्टिमम उत्पादन के लिए। इसके अलावा बाहरी कारकों के अंतर्गत हम देखें तो प्रकाश, तापमान, पीएच और वातन, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इष्टतम उत्पादन के अंतर्गत। प्रकाश, जो कि प्रयोगशाला परिस्थितियों में हमें फ्लोरेसेंट लैंप का प्रयोग करना चाहिए। ये कृत्रिम प्रकाश सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के उत्पादन पर खास प्रभाव डालता है। अगर हम बात करें तो गाजर कोशिकाओं के एंथोसायनिन उत्पादन की मात्रा अधिक प्रकाश में सर्वाधिक होती है। तापमान की बात करें तो एक्सप्लांट जिससे द्वितीयक उपापचय अर्थात सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्राप्त करने हो को पात्रे उत्पादन में तापमान पर रखने से वृद्धि जल्दी और तीव्र होती है। पीएच, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स उपापचय के उत्पादन में पीएच अहम भूमिका निभाता है, जो उस पात्र संवर्धन विधि में प्रयुक्त होने वाले कर्तोतक की प्रकृति पर निर्भर करता है। वातन, कर्तोतक संवर्धन को संवर्धन कक्ष में निश्चित प्रकाश तथा तापमान देने के साथ साथ इन फ्लास्कों को शेकर पर रखा जाता है, जिसमें धीरे धीरे गति होती है और ये फ्लास्क धीरे धीरे हिलते रहते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो यहाँ पर क्लंपिंग के फलस्वरूप विष बनने लगेगा, परिणाम स्वरूप कोशिकाएं मृत होने लगेगी। तो ये वातन तरल माध्यम के अंतर्गत बहुत आवश्यक है। पोषक तत्व, पात्र उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें संवर्धन माध्यम या इसके विभिन्न संघटकों में फेरबदल करना पड़ेगा। स्रोतों जैसे कार्बन स्रोत में सुक्रोज, ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, शर्करा का प्रयोग उपयोगी होता है, जिससे द्वितीयक उपापचयों के पूर्ववर्ती बनते हैं तथा ऊर्जा प्राप्त होती है। नाइट्रोजन स्रोत में नाइट्रेट व अमोनियम की एक निश्चित मात्रा प्रयुक्त करते हैं, क्योंकि इनकी अधिक मात्रा विषाक्त होती है। अमीनो अम्ल ही द्वितीयक उपापचय के प्रारंभ है। फॉस्फेट स्रोत की बात करें तो फॉस्फेट से ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का निर्माण होता है। पादप वृद्धि नियामक अर्थात प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पात्रे उत्पादन में वृद्धि नियामकों अर्थात ग्रोथ रेगुलेटर्स की उपस्थिति अनिवार्य होती है। जैसे 2,4-D डालने पर द्वितीयक उपापचयों की मात्रा कम हो जाती है, और यदि इसमें ऑक्सीजन डालते हैं तो उत्पादन बढ़ जाता है। इस प्रकार से पात्र संवर्धन में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पूर्ववर्ती पदार्थों की उपस्थिति, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का उत्पादन जिन प्रीकर्सर सब्सटेंस से होता है, उन प्रीकर्सर सब्सटेंस की उपस्थिति से उनके उत्पादन की मात्रा बढ़ जाती है। उदाहरण के रूप में आप देखें, टायरोसिन अमीनो अम्ल से डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन बनता है, जो विभिन्न क्रियाओं के बाद ब्लास्टिन बनाता है, जो कि कैंसर रोधी औषधि है। तो इसके पात्र उत्पादन के लिए हम यदि इनके साथ पूर्ववर्ती भी डाल लेते हैं तो ये प्रक्रिया और आसान हो जाती है और उत्पादन की मात्रा बढ़ जाती है। अब द्वितीयक उपापचय के इष्टतम उत्पादन के बाद उनकी चयन की विधि। सबसे पहले है कि द्वितीयक उपापचय के इष्टतम उत्पादन के लिए जो हम प्लांट पार्ट काम में ले रहे हैं, बायोरिएक्टर के लिए जो हम कल्चर तैयार करने जा रहे हैं, उस कल्चर के लिए कौन सा पादप प्रयुक्त किया जाए, पादप का कौन सा हिस्सा यूज में लिया जाए, अर्थात कुल मिलाकर के हम देखें जो बायोरिएक्टर के अंतर्गत हम संवर्धन करने जा रहे हैं तो हमें किस प्रकार के संवर्धन को प्रयुक्त करना है, उस संवर्धन की क्या क्वालिटी होनी चाहिए। उसके लिए सबसे पहला है प्राकृतिक विभिन्नता, यानी जिस प्लांट से हम एक्सप्लांट लेकर के उसका संवर्धन करवाने जा रहे हैं, उस एक्सप्लांट में प्राकृतिक विभिन्नताओं का होना अति आवश्यक है, क्योंकि परागित फसलें होती हैं उनमें उत्पादन स्वपरागित फसलों से ज्यादा होता है।
क्योंकि उनमें विषम युग्मजों के मिलने से बने लक्षण प्रारूप और उनके शारीरिक लक्षण भिन्न होते हैं। इसलिए हमें इस तरह के कर्तृत्व का चयन करना चाहिए जिनके अंतर्गत अधिक से अधिक प्राकृतिक विभिन्नताएं मौजूद हो। दूसरी बात है वो विभेदन प्रावस्था। जब भी हम द्वितीयक उपापचय का उत्पादन हेतु कर्तृत्व का चयन करते हैं तब हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पादप के जिस भाग से उन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का उत्पादन हो रहा है उसी भाग का ही कर्तृत्व का चयन करना चाहिए। और अंतिम जो बात है वो है प्लेटिंग तथा चयन। इन विट्रो कंडीशन में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का उत्पादन बढ़ाने के लिए निलंबन संवर्धन का उपयोग करते हैं। इस तरह के संवर्धन से हम उपयुक्त कोशिकाओं का चयन करते हैं जिनमें उत्पादन हो रहा है। ऐसी कोशिकाओं को पृथक कर हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना। तो इस विधि को अगर हम संक्षेप में समझना चाहें तो इस फ्लो चार्ट के द्वारा आपको दिखाया गया है, जिसके अंतर्गत जो आपका एक्सप्लांट लिया गया है यहाँ पर आपके ये नवांकुर इसका एक्सप्लांट लेकर के संवर्धन माध्यम में इसको ट्रांसफर किया गया। ट्रांसफर करने के बाद में केलस के बाद में निलंबन माध्यम में उसको केलस को वृद्धि करवा रहे हैं। बाद में इन सेल्स को एगार मीडियम पर ट्रांसफर करके वृद्धि माध्यम पर इनको ग्रोथ करवाया जाता है। और बाद में इस निलंबन माध्यम के अंदर उच्च क्वालिटी युक्त कोशिकाओं का चयन करके उनका बायोरिएक्टर के अंतर्गत संवर्धन के द्वारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का उत्पादन किया जाता है। थैंक्स।